अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इंस्ट्रूमेंटेशन इसमें हम ये देखेंगे कि वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, वो किन किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। मतलब कि वो कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनको हम मिलाते हैं और फिर पूरा एक सेटअप बनता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो सबसे पहला प्रोसीजर या सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक लेते हैं बीकर। उस बीकर में हमने क्या फिल करना होता है, इल्यूएंट। इल्यूएंट इसको कह लें या आप इसको कह लें मोबाइल फेज। इसमें हम इल्यूएंट को या मोबाइल फेज को प्लस सैंपल को फिल करते हैं। जो मोबाइल फेज है वो क्या हो सकता है, वो बफर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास आ जाता है एक बीकर या एक कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें कि हमने सैंपल प्लस मोबाइल फेज को लिया होता है। इसी सैंपल को हम मोबाइल फेज के साथ मिक्स करते हैं और नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव करवा देते हैं। इस बीकर का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं डी-गैसिंग पोर्ट, या आप कह लें ये ऐसा बॉक्स है जिसमें कि जो भी हमने यहाँ सैंपल और मोबाइल फेज डाला है उसकी डी गैसिंग होनी है। मतलब उसमें से जितने भी एयर के या फिर किसी और गैस के जो पार्ट जो आपके पास मतलब मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको रिमूव करना है हमें। बिल्कुल प्योर और एयर फ्री, हर तरह की गैस से फ्री मोबाइल फेज और उसके अलावा हमारा जो सैंपल है वो चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर डी गैसिंग जो है वो डिवाइस लगाना पड़ेगा। डी गैसिंग डिवाइस का क्या काम होगा कि ये तमाम जो मटेरियल है उसको जब इसमें से पास करवाएंगे डी गैसिंग जो डिवाइस है उसमें से, तो उसके नतीजे में तमाम जो गैस के बबल्स हैं, जो गैस मौजूद थी मोबाइल फेज में, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद इसके बिल्कुल नेक्स्ट पे एक लगा होता है पंप। अब पंप का काम क्या होता है, आमतौर पे जो हमारे घरों में पंप लगे होते हैं उनका यही काम होता है कि वो पानी को ज़मीन से ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर भी पंप का काम क्या है, पूरे प्रेशर के साथ जो पीछे से मोबाइल फेज प्लस सैंपल जो सोल्यूशन है वो पीछे से आ रहा है, उसकी डी गैसिंग हो गई है। अब नेक्स्ट पंप ने क्या करना है, इसको फुल प्रेशर से आगे की तरफ मूव करना है। ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, HPLC की एक टाइप है, जिसको हम कहते हैं हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी उसी की टाइप है। यहाँ पर हमने पूरे प्रेशर के साथ जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे सैंपल है और जो भी मोबाइल फेज या बफर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उसको हमने नेक्स्ट कॉलम की तरफ भेजना है और पूरे प्रेशर के साथ भेजना है। वो ख़ास प्रेशर हम किससे जो है वो हासिल करते हैं, इस पंप से हासिल करते हैं। एक मेंटेन्ड प्रेशर के साथ अगर हमने गैस को आगे की तरफ मूव करवाना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पंप। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 कंपोनेंट्स देखे। सबसे पहला आपके पास एक स्टोरेज के लिए कुछ भी बीकर या कंटेनर कुछ भी हो सकता है, उसमें आप अपना मोबाइल फेज और सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को हम नेक्स्ट मूव कराते हैं डी गैसिंग पोर्ट में या डी गैसिंग डिवाइस में। वहाँ पर क्या होता है कि वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से गैस जो है वो निकल जाती है। फिर वो नेक्स्ट पंप की तरफ मूव करते हैं। पंप उनको नेक्स्ट अगला जो आपके पास कंपोनेंट है वहाँ पर भेजता है। अब नेक्स्ट इसके बिल्कुल बाद कौन सा पोर्शन आता है या कौन सा डिवाइस आता है, यहाँ पर आ जाता है आपका गार्ड कॉलम। गार्ड कॉलम का क्या काम होता है,
आपने हमेशा जब भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी तो एक तरह का ही कॉलम पढ़ा होगा, एनालिटिकल कॉलम जिसे कहते हैं, जिसमें कि हमारे कंपोनेंट्स की सेपरेशन होनी है। लेकिन हम हमेशा एक और कॉलम भी यूज़ करते हैं जो किस तरह का होता है, जिसको हम बिल्कुल एनालिटिकल कॉलम, जिस कॉलम में हमारी सेपरेशन होनी है, उससे पहले लगाते हैं। अब इस गार्ड कॉलम का काम क्या होता है, बेसिकली ये जितने भी, सपोज करें यहाँ से कोई भी कंपोनेंट आया और सैंपल मटेरियल और मोबाइल फेज आई आगे की तरफ, जब ये गार्ड कॉलम में पहुँचेगी, गार्ड कॉलम चेक करेगा कि इसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हुई या ऐसा मटेरियल प्रेजेंट हुआ जो कि हमें नहीं चाहिए था और वो हमारे जो नेक्स्ट एनालिटिकल कॉलम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो गार्ड कॉलम उस कंपोनेंट को वहीं पे सेपरेट कर देगा। तो बेसिकली इसका काम गार्ड, मतलब ये गार्ड कॉलम है ना इसका नाम, तो उससे पता चल रहा है कि ये हिफाजत करता है किसकी, एनालिटिकल कॉलम की, वो उन इम्प्योरिटीज से जो कि एनालिटिकल कॉलम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एनालिटिकल कॉलम जो बेसिक सेपरेशन जिस कॉलम में होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज से जो वो ख़राब भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम पंप के फ़ौरन बाद गार्ड कॉलम को यूज़ करते हैं, और गार्ड कॉलम क्या करता है, एनालिटिकल कॉलम की हिफाजत करता है। गार्ड कॉलम के बाद नेक्स्ट आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस तरह से। ये आपके पास क्या है, एनालिटिकल कॉलम। एनालिटिकल कॉलम में क्या होता है, यहाँ पर अब आपके कंपोनेंट्स की सेपरेशन होनी है। अब ये जो एनालिटिकल कॉलम है ये किस किस का बना हो सकता है, ये ग्लास का, स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है, और इसकी लेंथ भी वेरी करती है, डिपेंड करती है हम किस तरह की जो है वो सेपरेशन करवाना चाह रहे हैं, उसकी बेस पे इसकी लेंथ भी वेरी कर सकती है। ठीक है, इसका डायमीटर भी वेरी कर सकता है, इसकी लेंथ भी वेरी कर सकती है। यहाँ पर इस कॉलम के अंदर क्या लगा होता है, स्टेशनरी फेज लगा होता है। मोबाइल फेज कहाँ से आ रहा है, मोबाइल फेज तो हमने सैंपल के साथ मिक्स करके भेजना है ना, तो यहाँ जो इसका ये वाला वॉल्स हैं या हमने फुल इसको फिल किया होता है, तो आपके पास कॉलम में जो एनालिटिकल कॉलम है वहाँ पर स्टेशनरी फेज को हमने लगाया होता है। अब जो स्टेशनरी फेज है उसमें हमने बहुत डिटेल में देखा था क्या यूज़ किया जा सकता है, हम रेजन्स यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरह के मटीरियल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे कंपोनेंट्स की सेपरेशन करते हैं। फिर से अगर मैं रिकॉल करवा दूं आपको, तो हमने देखा था कि स्टेशनरी फेज जो होता है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो उसकी बेस होती है जो कि बिल्कुल आपकी बॉल्स के साथ लगी होती है। बेस का काम क्या होता है, बेस इनर्ट मटेरियल होता है, वो सेपरेशन में कोई टेक पार्ट नहीं करता। वो सिलिका ले सकते हैं, वो एल्यूमिना ले सकते हैं, कुछ भी हम इस तरह का मटीरियल वो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसी के ऊपर आयंस लगे होते हैं, और उन्हीं आयंस को जो है वो काउंटर आयंस जो है वो कवर करते हैं। अगर यहाँ पर सपोज करें एल्यूमिना या सिलिका यूज़ करें, उसके ऊपर नेगेटिव आयंस लगे हैं, तो बिल्कुल ऊपर उसके पॉजिटिव आयंस लगे होंगे, और इस तरह की जो आयन एक्सचेंज है उसमें कैटायनिक आयन एक्सचेंज होगा। ठीक है, अगर हम एनाइंस की जो है वो सेपरेशन करना चाह रहे हैं, तो हम जो काउंटर आयंस हैं वो नेगेटिव आयंस लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सेपरेशन करना चाह रहे हैं। प्रोटीन्स की सेपरेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, और बहुत सारे मटेरियल, वाटर की प्योरीफिकेशन हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे वाटर का जो सैंपल ले सकते हैं, और उस सैंपल में से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस तरीके से निकल जाती हैं। इसके बाद एनालिटिकल कॉलम के नेक्स्ट फ़ौरन बाद आपके पास एक डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं सप्रेसर। सप्रेसर का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं, उनकी सेपरेशन कंप्लीट हो गई है, और अभी भी अगर उनमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कि हमारे जो नेक्स्ट डिटेक्टर है उसकी रिस्पॉन्स को ख़राब कर सकती है, तो हम यहाँ पर सप्रेसर लगाते हैं। सप्रेसर क्या करता है, उन तमाम आयंस को या इम्प्योरिटीज़ को जो हमें नहीं चाहिए उनको वहाँ से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट एनालिटिकल कॉलम के फ़ौरन बाद सप्रेसर लगा होता है, और उसके बाद लास्ट पे आपके पास डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कौन कौन सी आयंस की सेपरेशन हो गई है,
और फिर डिटेक्टर का कनेक्शन फर्दर किसके साथ होता है, रिकॉर्डर के साथ। तो रिकॉर्डर का काम क्या होता है कि हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है जो भी उसने इस पूरे प्रोसेस के लिए लिए होते हैं, मतलब हमें ग्राफ शो कर देता है और उस ग्राफ से हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर हमें इस रिकॉर्डर के ऊपर ग्राफ मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। अब ज़रा हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि कौन सा जो आपका डिवाइस है वो किस तरह से काम करता है और क्या प्रोसीजर होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सारा प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने से पहले हम सैंपल को स्टार्ट में नहीं लेते, हम सिर्फ इस बीकर में लेते हैं मोबाइल फेज़ को। मोबाइल फेज़ बफर हो सकता है, बफर सोल्यूशन इंटरेक्ट इतना नहीं करता, इसका मतलब है कि उसको हम पहले पूरे के पूरे प्रोसेस से रन करवाते हैं। वो उसकी डी गैसिंग होती है, वो पंप से गुजरता है, गार्ड कॉलम से गुजरता है, एनालिटिकल कॉलम से गुजरता है, सप्रेसर से गुजरता है, डिटेक्टर से होता है, वो रिकॉर्डर तक जाता है और रिकॉर्डर पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ये स्ट्रेट लाइन बेस लाइन होती है और नेक्स्ट अब कंपोनेंट्स जब सेपरेट होंगे तो इस लाइन को बेस मानकर हम बताएंगे कि कौन से कंपोनेंट की पीक कहाँ तक गई है। ठीक है, इसके बाद सपोज करें आपके पास, अब हमने सैंपल को सेपरेट करना है, तो सैंपल को सेपरेट एक दफ़ा तो हमने पूरे जो डिवाइस है ये पूरा आपके पास सेटअप है उसमें से हमने मोबाइल फेज़ को पास करवा लिया है। अब हम इसमें सैंपल को ऐड कर देंगे इस बीकर में और अब इसको मोबाइल फेज़ के साथ रन करवाएंगे। जब ये सारा का सारा सोल्यूशन एनालिटिकल कॉलम तक पहुंचेगा, उसकी डीगैसिंग भी होगी, उसको हम पंप भी करेंगे, वो गार्ड कॉलम से भी पास होगा और जब एनालिटिकल कॉलम में गुजरेगा तो सपोज करें आपके पास सैंपल के कंपोनेंट थे ए और बी। हम चाह रहे थे कि ए और बी में से हम ए कंपोनेंट को सेपरेट कर लें। यहाँ पर इस एनालिटिकल कॉलम तक पहुँचते हुए जब ए कंपोनेंट यहाँ पर अटैच हो गया और जो इस स्टेशनरी फेज के साथ आयन लगा हुआ था वो हमारे सॉल्यूशन में चला गया। सपोज करें वो सी आपके पास यहाँ पर इस स्टेशनरी फेज के साथ कंपोनेंट या काउंटर आयन अटैच था, तो काउंटर आयन जाकर बी के साथ अटैच हो जाएगा और ए यहाँ पर उस सी की जगह अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होना है कि जो हमारा मोबाइल फेज है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सी और बी। ए रिप्लेस हो गया, ए कहाँ चला गया, स्टेशनरी फेज के साथ चला गया और सी स्टेशनरी फेज से निकलकर कहाँ चला गया, बी के साथ चला गया। तो ए कंपोनेंट्स को हमने क्या कर लिया, यहाँ से सेपरेट कर लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट जब ये सॉल्यूशन पास करेगा और नेक्स्ट रिकॉर्डर तक पहुँचेगा, यहाँ तक तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना था वो तो कॉलम में ही रह गए, उनकी तो हमें वो तो अभी तक हमें मिले ही नहीं है। तो फिर उनको सेपरेट करने का क्या तरीका है। जब एक दफ़ा ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर सॉल्यूशन को पास करवाते हैं और वो सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसकी पीएच को हमने मेंटेन किया होता है। पीएच मेंटेन्ड होगी तो आपके पास, मतलब सपोज करें हमने ऐसा सॉल्यूशन यूज़ किया है जिसकी पीएच जो है वो इस कॉलम में एंटर होते ही क्या करेगी, इस ए वाले आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज इस पे उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी और वो जो आयन है वो फिर इस स्टेशनरी फेज को छोड़ देगा और कहाँ चला जाएगा, वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा और बफर सॉल्यूशन या वो जो भी हमने सॉल्यूशन यूज़ किया है मेंटेन या स्पेसिफिक पीएच वाला उसके साथ निकलकर हमारे रिकॉर्डर पर आ जाएगी। तो हम फिर पीएच को चेंज करते हैं, मतलब पीएच यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सारे प्रोसेस को करवाने के लिए, क्योंकि कंपोनेंट्स की सेपरेशन तो हो जाती है लेकिन जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है वो तो यहाँ साथ ही लगा हुआ है स्टेशनरी फेज के साथ। उसको सेपरेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक पीएच वाला जो है वो मटेरियल यूज़ करते हैं, सोल्यूशन यूज़ करते हैं। उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो क्या करवाती है, इस ए आयन की अटैचमेंट को ख़त्म करवा देती है स्टेशनरी फेज के साथ, और जब वो स्टेशनरी फेज को छोड़ता है तो वो सोल्यूशन में चला जाता है और सोल्यूशन में फिर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं ईजीली। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके अलावा इसकी वर्किंग थी जिसको हमने बहुत डिटेल से देखा। ठीक है, थैंक यू।